नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुनीता बहू और सासू के साथ बनी घटना पे। संध्या आरती का समय हो चुका था। निर्मला जी और उनके पति भवरलाल जी ने घर में दिया बत्ती की और फिर संध्या आरती के लिए मंदिर चले गए, जो कि घर के पास ही था। पर जाने से पहले घर की बहू सुनीता को आवाज लगा गई कि हम मंदिर जाकर आ रहे हैं, लेकिन सुनीता अपने कमरे से निकलकर बाहर ही नहीं आई। वो अक्सर ही ऐसा करती थी, इसलिए निर्मला जी और भवनलाल जी ने दरवाजा बंद किया और अपने 2 साल के पोते समर को लेकर दोनों वहां से रवाना हो गए। जब तक दोनों लौटकर वापस आए, तब तक बेटा सूरज भी घर पर आ चुका था। उसे देखते ही भीमलाल जी खुशी खुशी प्रसाद लेकर उसकी तरफ बढ़े। अरे बेटा, तू आ गया, ले प्रसाद खा। आज तो मंदिर में बहुत ही सुंदर झांकी सजी थी। समर तो देखते ही खुश हो गया। तू और बहू भी जाकर देखा, लेकिन सूरज ने प्रसाद न लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पापा, कब तक चलेगा ये सब? आप लोगों को घर की शांति रास नहीं आती ना? अब मैं ऑफिस में काम करूं या फिर आप लोगों के घर के मैटर सॉल्व करता फिरूं? उसकी बात सुनकर जैसे भवनलाल जी को जोरदार झटका लगा हो। वो चुपचाप जड़ तत्व वही खड़े रह गए। तब निर्मला जी बोली, अरे बात क्या हुई है? वो तो बता, क्यों चिल्ला रहा है? अच्छा, नाटक तो आप ऐसे कर रही है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। कब तक मैं आप लोगों का बोझ अपने सिर पर ढोती रहूं? नौकरानी बनकर रख दिया है मुझे। आप अलग क्यों नहीं हो जाती? कम से कम हम तो आजादी से जिंदगी जिए, खुद की जिंदगी तो जी ही नहीं ले। अब शांति से हमें तो रहने दो। सूरज के बोलने के पहले ही सुनीता बीच में बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर निर्मला जी हैरानी से पूछने लगी, बेटा, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि तू किस बात से नाराज है, और हमने ऐसी कौन सी टोका टाकी की है तुझ पर जिससे तेरी आजादी में खलल पड़ गया? निर्मला जी ने कहा तो सुनीता ने सूरज की तरफ पलट कर कहा, देख लो अपनी माँ के नाटक। आपको तो यही लगता है कि ये मुझ पर टोका टाकी नहीं करती है। अरे सुबह सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं दाल चावल बना रही थी, बहुत दिनों से खाने की इच्छा कर रही थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बनाने तक नहीं दिया। अब बताओ, क्या मैं अपनी मर्जी से दाल चावल बनाकर नहीं खा सकती? यही औकात है मेरी इस घर में। कहती कहती सुनीता आंखों में आंसू भर आए, जिसे देखकर सूरज और भड़क गया। माँ, बहू को बेटी नहीं समझती हो तो बहू तो समझो, आखिर वो भी इंसान है। अरे, एक दाल चावल की क्या औकात, जो आपने इतनी सी बात पर इसका दिल दुखा दिया। मेरी कमाई का क्या फायदा अगर मेरी ही पत्नी दाल चावल के लिए तरस रही है तो? सूरज की बात सुनकर निर्मला जी ने इतना ही कहा कि मैंने बहू को दाल चावल बनाने के लिए मना नहीं किया था। मैंने सिर्फ एक कहा था कि बहू हमारे लिए रोटी बना लेना, क्योंकि हमें चावल पचते नहीं है। हाँ, तो इसका तो यही मतलब है ना कि आपने मुझे रोटी बनाने के लिए कहा, चावल नहीं। बहू, बात का क्या बतरंगट बना रही हो? मतलब तो तुमने अपनी मर्जी से निकाला है। अब की बार भंवरलाल जी ने कहा, पापा आप बीच में मत बोलिए, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। सूरज ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की तो भंवरलाल जी ने पलट कर कहा, क्यों ना बोलूं? जब तुम अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हो तो मैं भी अपनी पत्नी के लिए बोलूंगा। तो फिर ठीक है पापा। तो ठीक है पापा, आप अपने ईगो के साथ खुश रहिए, हमें अपनी आज़ादी के साथ खुश रहने दीजिए। हमें नहीं रहना आपके साथ, हम अलग हो जाएंगे। सूरज ने दो टक जवाब दिया।
ठीक है, तुम अलग होना चाहते हो तो अलग हो जाओ। क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आए दिन छोटी छोटी बातों पर जो बदगंड हो रहा है घर में, वो किस लिए हो रहा है? कहकर भवनलाल जी अपने कमरे में आ गए। पीछे पीछे निर्मला जी समझने के लिए कमरे में आई तो और भंवरलाल जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। निर्मला अपनी माँ की ममता से उठकर, देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि रोज छोटी छोटी बातों पर बदगढ़ क्यों बन रहा है? घर में तमाशा होता है। क्यों नहीं समझती कि वो लोग तो हम लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते? और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह गलत फहमी है कि हम लोग उनके साथ रहते हैं तो हमारा खर्च वो लोग उठा रहे हैं। आखिर भवनलाल जी के कहने पर निर्मला जी भी चुप हो गई। आखिर कुछ दिनों से यही सब तो हो रहा था, पर घर में मटर पनीर की सब्जी बनी थी तो सुनीता ने निर्मला जी और भंवरलाल जी को खाना परोसा। उनकी थाली में सिर्फ मटर थे, पनीर का एक टुकड़ा तक नहीं था। जब निर्मला जी ने कहा तो सुनीता ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, माँ जी, पनीर इतना सा ही था, समर ने खा लिया। तब भी निर्मला जी चुप हो गई। अब क्या इतना भी नहीं उन्हें समझ में नहीं आता कि 1-2 साल का बच्चा जो कि खाना भी खुद से नहीं खाता, अकेले ही भला 250 ग्राम पनीर खा सकता है? क्या वो भी सब्जी में डाला हुआ? और भी ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातें जो अक्सर घर में होने लगी थी। निर्मला जी और भंवर लाल जी को समझ में आ रहा था कि आखिर दोनों क्या चाहते हैं, पर फिर भी दोनों चुप थे। लेकिन आज तो सूरज ने मुंह पर बोल ही दिया। खैर, दूसरे दिन ही सूरजलाल और सुनीता ने अपना सारा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया लिया। दोनों की ही माथे पर कोई शिकन तक नहीं थी, बल्कि चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उनके मन की मुराद पूरी हो गई हो। उस समय हैरान परेशान बस घर में कोई था तो वो थी निर्मला जी, जो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर कोई रुकना चाहे तो रुके न, जिसके मन की मस पूरी हो वो भला क्यों रुके? निर्मला जी ने बड़ी उम्मीद से भंवरलाल जी की तरफ देखा कि वो बच्चों को रोक लोगे, लेकिन वो तटस्थ खड़े रहे। तब तो सुनीता और सूरज की मौज ही मौज थी। लेट तक सोना, मन हुआ तो घर पर खाना बनाया, नहीं तो बाहर से मंगा लेना। कुछ दिन तो ऐसे ऐसे आराम में ही बीते, यहाँ तक कि समर को अपने मायके छोड़कर आए दिन शॉपिंग करना, बाहर घूम कर आना, बाहरी खाना खाकर आना। कुछ दिन तो ये सब अच्छा लगा, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि रहना तो उन्हें धरती पर ही है। हर इंसान की अपनी एक सीमा होती है। जैसे ही 15-20 दिन बीते, सुनीता के मायके में उसकी भाभी ने साफ कह दिया कि रोज रोज बच्चे को यहाँ छोड़कर न जाया करे, हमें भी बहुत से काम होते हैं। इतना ही घूमने फिरने का शौक है तो बच्चे को अपने साथ लेकर ही घुमा फिरा करो। यह तक कि ऑफिस लेट पहुंचने के कारण और आए दिन छुट्टी लेने के कारण भी सूरज को ऑफिस में अच्छी खासी डांट पड़ चुकी थी। अब जाकर आटे दाल का भाव पता चल रहा था। कभी सिलेंडर तो कभी बिजली का बिल, कभी सब्जियां तो कभी घर का राशन। छोटे बच्चे के साथ आए दिन क्या खर्च है। दिन में ही दोनों को तारे नजर आने लगे थे। दोनों में सीख सीख शुरू हो गई। दोनों में सीख सीख शुरू हो गई। पहले तो भंवरलाल जी घर का अधिकतर खर्चा उठा लेते थे, तो अपने पास होती सेविंग को देखकर दोनों को लगता कि हम सब खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन अब असलियत पता चल रही थी। अब असलियत पता चल रही थी। अभी दोनों सीख सीख करके मुंह फुला रहे बैठे थे।
कि इतने में निर्मला जी ने दरवाज़ा खटखटाया। सूरज में जाकर दरवाज़ा खोला तो निर्मला जी को खड़ी देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, निर्मला जी ने बिजली का बिल निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटा ये बिजली का बिल आया है, इसे जमा करवा देना। कहकर वो वापस नीचे आ गई। ये क्या, 5,000 का बिल? 5,000 का नाम सुनते ही सुनीता भी खड़ी हो गई। अब सूरज और सुनीता भी नीचे आ गई और आते ही सुनीता बोली, ये क्या है पापा जी? ये क्या है पापा जी? आपने ये बिजली के बिल हमारे पास क्यों पहुंचा दिया? हम क्यों आपका बिल भरेंगे? उसकी बात सुनकर भंवरलाल जी बोले, देखो बहू, हमारे हिस्से का बिल हम दे रहे हैं। ये तो तुमसे हिस्से का बिल है। तुम शायद भूल रही हो कि दोनों माले के मीटर अलग अलग है। अरे तो 5,000? क्या हम 5,000 की बिजली फूंक गए? क्या हम 5,000 की बिजली फूंक गए? जरूर आपका बिल भी उसी में मिला हुआ होगा। सुनीता अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। भंवरलाल जी मुस्कुराकर बोले, बहू ये जो तुम रात रात भर टीवी देखती हो न, पंखे कूलर चालू करके सो जाती हो न, तो बिजली का बिल इतना आएगा ही ना। वैसे भी 5,000 तो बहुत कम है। कई बार तो 8,000, 20,000, 10,000 का बिल आता था जो मैं भरता था। अब तो सुनीता की आवाज तक नहीं निकल रही थी। ऐसे कैसे घर चलेगा भला? अचानक सूरज ने फिर सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम्हें लगता है ना कि घर के बड़े बुजुर्ग बहुत टोका टाकी करते हैं। असल में वो लोग होते हैं तो तुम कई चीज़ों से बच जाते हैं। कई चीज़ों के खर्चे तो हम ही करते थे, पर तुम्हें लगता था कि तुम हमें संभाल रहे हो, हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हो। पर बहू तुम ये भूल गई कि तुम हमारे साथ रहती थी, हम तुम्हारे साथ नहीं। बहू तुम हमारे साथ रहती थी, हम तुम्हारे साथ नहीं। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब समझ में आ गया। मायके वालों से रिश्ते बिगड़ जो सो अलग, यहाँ खुद की गृहस्थी में नहीं संभाल पाई। सुनीता ने माफ़ी मांगते हुए कहा तो सूरज बोला, माँ क्या हम दोबारा साथ नहीं रह सकते? नहीं बेटा, तुम अपने आज़ादी के साथ रहो, हमें अपने हिसाब से रहने दो। अब की बार पवनलाल जी ने कहा, पर पापा गलती तो बच्चों से ही होती है, माफ़ कर दो। सूरज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देख बेटा, तू मेरा बेटा है, इसलिए तुझे माफ़ भी कर दिया। लेकिन रही बात साथ रहनी, तो अब नहीं, एक बार बर्दाश्त कर चुके, पर अब बर्दाश्त नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हें गृहस्थी संभालने आनी ही चाहिए। हम लोगों की साव में तुम ये सब नहीं सीख पाए। एक ही मकान में तो है, माले अलग हुए तो क्या हुआ? भविष्य का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल तो दोबारा एक साथ नहीं। आखिर भंवरलाल जी के कहने पर सूरज उनकी बातें को समझ गया और शुभ साफ उनके पैर छूकर ऊपर वाले माले पर चला गया। अब कम से कम एक ही बिल्डिंग में अलग अलग माले पर रहने के बावजूद वो लोग एक तो थे, लेकिन साथ में थे। दोस्तों ऐसी नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।